हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से जेवी सीआईबी प्रेप पे। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 8, विच इज रोल ऑफ एग्जिम, आरबीआई, फेमा, एफईडीएआई। ऐसे जो भी इंस्टीट्यूशन आपका जो फॉरेन ट्रेड के अंदर आपका कहीं ना कहीं रेगुलेशन और अदर पार्ट्स को आपका हैंडल करते हैं, राइट। इससे पहले हमने अभी तक बहुत सारे यूनिट्स जो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रोल ऑफ एग्जिम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, exchange control guidelines in India like FEMA, we have Foreign Exchange Dealers Association of India, as well as we have overseas direct investment। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी, ठीक है। ये कुछ एरियाज आपका जिनको आज के सेशन के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। विदाउट एनी फर्दर डिले वी विल स्टार्ट विद एग्जिम। और एग्जिम के बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक है। इट वर्क एज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डीएफआई, ओके। एंड it generally provide credit facilities to banks so they can refinance to importers and exporters, okay। तो बेसिकली आपका, जैसे अगर हम लोग बात करें जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं उनको और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए और उनको टाइमली एंड एडिक्वेट क्रेडिट आपका मिले, फॉर दैट पर्टिकुलर सेक वी हैव वन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन who generally do the refinancing through banks, okay, majorly through commercial bank। तो Exim आपका export import bank। Exim was established in 1981 with the objective of financing import export trade, especially on long term basis। These are some major offerings of this particular organization, ठीक है। जैसे आपका finance for exports at competitive rates, developing alternative financial solutions, data and information about new export opportunities, respond to export problems, and pursue policy solutions, okay। These are some core areas where generally this institution work. Apart from this, we have like the finance activities of Exim Bank consist of arranging suppliers credit, buyers credit, इसके अलावा कंसल्टेंसी इन टेक्निकल सर्विसेज फॉर एक्सपोर्टर्स, प्री शिपमेंट क्रेडिट ओवर 90 डेज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सप्लायर्स क्रेडिट हमने समझा था, ठीक है। जैसे जो सप्लायर्स है दे आर अरेंजिंग फंड्स फॉर बायर्स इन केस ऑफ सप्लायर क्रेडिट। जैसे सपोज दैट देयर इज अ सप्लायर फ्रॉम यूएस, बायर फ्रॉम इंडिया। तो क्या हो रहा है, जो यूएस का जो सप्लायर है अपने प्रोडक्ट को इंडिया में बेचने के लिए दे आर अरेंजिंग फाइनेंस फॉर द बायर्स, ठीक है। तो इट कैन बी थ्रू एक्सिम बैंक। इस तरीके से आपका चीजें रहेंगी, ठीक है। बायर्स क्रेडिट इज सिंपल अ लोन विच इज टेकन बाय द buyer of that particular goods and services, right। Consultancy and technical services for exporters, जो मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं या अदर एरियाज है उनसे रिलेटेड, एंड प्री शिपमेंट क्रेडिट विच इज ऑल्सो नोन एज packing credit, okay। over 6 months now, here like in general it is usually for 90 days in case of bank pre shipments की अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे 6 महीने से ज्यादा तक का भी लोन आपका प्रोवाइड किया जाता है इन सम स्पेसिफिक एरिया, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। Finance active, apart from this, setting up EOUs and EPZ, export processing zone, finance for domestic tariff areas, unit exporting minimum 25% of annual sales, okay। Apart from these, आपका finance for import of computer system and development of softwares, plant and machinery and technical operation, etc. Services for overseas investment, line of credit to exporters on the basis of which they receive export orders, ठीक है। उनके लिए लाइन ऑफ क्रेडिट जारी करना भी जिसमें आपका ये हेल्प करेगा, ठीक है, एक्सपोर्टर्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, Exim Bank perform following functions of commercial bank, ठीक है, जिसमें export bill rediscounting, Ussain's period should not be exceeding 180 days। तो Ussain's means जो पेमेंट डेट आपका, ठीक है। वी हैव टू टाइप ऑफ पेमेंट्स, वन इज आपका ऑन डिमांड, जब भी आपका शिपमेंट होगा डॉक्यूमेंटेशन के साथ। दूसरा Ussain's इज विद अ स्पेसिफिक डेट की लाइक पोस्ट शिपमेंट्स, सो द पेमेंट विल बी मेड बाय द बायर्स विद इन 30 डेज, 90 डेज। तो यहाँ पे आपका ये उनको भी फाइनेंस करेगा, रीडिस्काउंट करेगा, बट द टाइमिंग इज इट शुड नॉट एक्सीड 180 डेज, प्लीज डू रिमेंबर द स्टेप।
refinance of export credit through banks, okay, commercial bank के through, and participate with bank in the issuance of guarantee, ठीक है. So जो आपका एक्सपोर्ट गारंटी होती है या इंपोर्ट गारंटी होती है, खासकर एलसी या अदर्स डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें भी ये बैंक को आपका असिस्ट करता है, ठीक है. सो बैंक एंड डेफर्ड पेमेंट गारंटी, तो ये अगेन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है. So deferred payment guarantee, bank can approve proposal up to 25 crore same. हर एक का लिमिट यहाँ पे सेट है deferred payment guarantee के अंदर, एंड बहुत बार ये एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा जाता है, ठीक है. बेसिकली दे आर काइंड ऑफ कि कितने अमाउंट तक का सेंक्शंस आपका हो सकते हैं, ठीक है. सो बैंक कैन अप्रूव प्रपोजल अप टू 25 करोड़. above 25 crore to 100 crore, they are referred to Exim Bank team. Then above 100 crore, proposals will be considered by inter-institutional working group consisting of members from RBI, Foreign Exchange Dealers Association of India, ECGC, Export Credit Guarantee Corporation of India, एंड एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है. तो ये जो आपका डेफर्ड पेमेंट गारंटी की जो गाइडलाइंस हैं, ठीक है, किस तरीके से आपका जो कोई भी प्रोजेक्ट सैंक्शनिंग होगा तो उसके बेसिस पे उनके लिमिट्स के हिसाब से इसको आपका डिसाइड किया गया, ठीक है. तो एग्जिम आपका, एग्जिम की बहुत सारी, एग्जिम जनरली आपका एक रीफाइनेंसर की तरह काम कर रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड even they have some direct linkage with exporters as well. So exporters, they can directly avail loan from the exim, but most of time it is through a commercial bank itself, right? तो जो exporters या importers की finance से related problems है उनको solve करने के लिए eventually हम कह सकते हैं कि इंडिया के ओवरऑल जो आपका फॉरेन ट्रेड है उसको बढ़ावा देने के लिए इस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया, ठीक है. दूसरा हमारे पास है आरबीआई. आरबीआई के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है. So it generally regulate documentation and payment and settlement part in the foreign trade, ठीक है. तो बहुत सारी guidelines हैं, and act is FEMA Act 1999, right? So RBI control foreign exchange. RBI is empowered to जैसे control and regulate foreign exchange reserve, supervise foreign exchange dealing, maintain external value of rupee. FERA was replaced with FEMA, okay, in the year 1999. पहले 73 में आपका it was FERA. Then जैसे जैसे आपका foreign remittances या transaction बढ़ने लगे तो इसमें कुछ suitable आपके changes किए गए, and that is known as Foreign Exchange Management Act, ठीक है. So FEMA provision that important FEMA guidelines with regard to foreign exchange are जैसे no drawal of exchange of for Nepal and Bhutan. तो अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स या कोई भी अदर ट्रांजेक्शन नेपाल एंड भूटान के लिए हो रहा है तो वहां पर करेंसी कन्वर्जन आपका नहीं होगा, ठीक है. इट विल बी थ्रू आपका ऑनलाइन पेमेंट्स और चेक, ठीक है. इफ रुपी इक्विवेलेंट्स एक्सीड 50,000 पेमेंट वे अक्रॉस द चेक, ठीक है. तो 50,000 रुपए तक का कैश में, उसके बाद आपका चेक के थ्रू. ड्यूरिंग विजिट अब्रॉड वन कैन कैरी फॉरेन करेंसी नोट अप टू 3,000 और इक्विवेलेंट्स, 3,000 यूएस डॉलर और इक्विवेलेंट्स, ठीक है. For Libya and Iraq, it is 5,000 US dollar, and for entire amount for Iran and Russia state आपका, ठीक है. रशिया और वहां के लिए ऐसा कोई एसेस लिमिटेशंस नहीं है as of now, right? So again very important statements, ठीक है, जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा, ठीक है. तो जैसे अगर आप कभी अब्रॉड जाते हैं, so you have to follow these certain guidelines, right? So 3,000 US dollar is a common one, ठीक है. 3,000 US dollar और equivalents जहां भी आप जा रहे हो वहां की, जैसे यूरोप जा रहे हो तो यूरो, जापान जा रहे हो तो येन, तो उनकी करेंसी का, ठीक है. इसके अलावा कुछ कंट्रीज जैसे लीबिया एंड इराक 5,000 US डॉलर, एंड देयर आर कंट्रीज लाइक रशिया एंड ईरान जहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. Indian citizen can retain and possess foreign currency up to 2,000 US डॉलर और इट्स इक्विवेलेंट्स. अब आप वापस आते हैं, ठीक है, तो आप 2,000 रुपए तक का यूएस डॉलर और इक्विवेलेंट्स या फॉरेन करेंसीज को अपने पास रख सकते हैं, ठीक है. इसके अलावा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, वी ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस पर्टिकुलर स्कीम ड्यूरिंग आवर फर्स्ट सेकंड यूनिट आपका, ठीक है. एक डेडिकेटेड यूनिट था एलआरएस एंड अदर रेमिटेंस फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल्स. So this scheme is dedicated to individuals including minors. It is not for corporate houses that you have या आपका partnership from LLBs and others, TLLPs and others. So this is just only for individuals. Individuals, they can remit money by using this particular scheme for capital account transaction as well as current account transaction. But the limit is 2,50,000 US dollar or equivalents in a
financial year, right? So this was launched on 4th of April 2004, and the initial limit was 25,000, but now it is increased to 2,50,000 डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है, तो इस पे ज्यादा टाइम हम लोग नहीं लगाएंगे. अब अगला जो पॉइंट है दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आज के सेशन में आपको बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस मिलेंगे. सो आई शेयर दिस पर्टिकुलर पीडीएफ विद ऑल ऑफ यू. ठीक है, ऑन JIB CIB प्रेप ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपके लिए बनाया है. ठीक है, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरीज भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. ठीक है, सो इट इज JIB CIB प्रेप ऑफिशियल. ठीक है, so if you talk about this is for reviewing the regulations, circulars, reporting system based on the feedback from the public, bank and financial institutions. ठीक है, देखो रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी अभी RRA 2.0 आपका जो भी लॉन्च किया गया था उस पर. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आपका जब इसको लॉन्च किया गया, इसका जो मोटिव है वो क्या है कि जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस हैं आपके फेमा की या फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, RBI की टीम, तो उनको रिव्यू करना और उसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके ओपिनियंस को गैदर करना, उनके फीडबैक्स को लेना एंड अकॉर्डिंगली आने वाले समय में रूल्स के अंदर चेंजेस लेके आना. सो दैट इज द motive of establishing this particular one, or issuing regulatory review authority, right? So RBI earlier set up the first RRA for the period of 1 years on 1st April 1999. ठीक है, सो 1 अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2000 तक आपका फर्स्ट ये लॉन्च किया गया. ठीक है, दिस इज फॉर रिव्यूइंग द रेगुलेशन, सर्कुलर्स, रिपोर्टिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम द पब्लिक, bank and financial institutions. Then now RRA 2.0 seek to streamline the regulatory instructions, reducing the compliances burden of the entities under the regulation. 2.0 will achieve this by simplifying procedures and reducing reporting requirements wherever it is possible, right? So RBI had set up regulatory review authority in 2021 year to reduce the compliances burden on the regulated entities and streamline the regulatory instruction. तो वैसे ही जैसे आपका फर्स्ट 1999 में आया, वैसे ही दोबारा से आपका 2021 के अंदर RBI के द्वारा एक रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी आपका दोबारा से स्टेब्लिश की गई, जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस है उनको रिव्यू करने के लिए और उस पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके फीडबैक्स को आपका कहीं ना कहीं लेने के लिए. ठीक है, so making regulatory and supervisory instructions more effective by removing redundancies and duplications, to obtain feedback from regulated entities on simplification of procedures and enhancement of ease of compliances. This was the major objective of RRA 2.2, right? RRA will reduce the compliance burden on regulated entities. this. ठीक है, तो बेसिक्स आपका जो चीजें, कुछ पॉइंटर्स, कुछ आपके जो लाइक काइंड ऑफ आपका जो एब्रिविएशंस हैं उनको एक बार जल्दी से देख लेते हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे. ठीक है, सो वी हैव फिटर्स आर रिटन बैंक वाइड सिंगल रिटन ऑफ फोर्टनाइटली डेटा ऑन दी फॉरेक्स ऑपरेशन. तो जहाँ पे बैंकों को उन्होंने आपका जो फोर्टनाइट बेसिस पे रिपोर्टिंग आपका यहाँ पे सबमिट करना होगा. दिस इज अ फॉर्म रिटन आपका आर रिटन जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें they'll disclose all transactions happen in that particular fortnight. ठीक है, तो उसका रिपोर्टिंग से. दूसरा BAL statement showing balances in nostro and vostro account. ठीक है, then आपका STAT 5 data of transactions related to FCNRB. ठीक है, foreign currency या नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स. ठीक है, सो आपका B deposit. STAT 8 आपका ट्रांजेक्शन इन NRE and NRO deposit accounts. NRD CSR consideration on non-resident deposits, international banking statistic, quarterly data on international assets and liabilities, statement of remittances sent under LRS for resident monthly basis under the RBI liberalized remittance scheme. Authorized dealers can allow remittances to individuals. Same आपका जो रहेगा. ठीक है, सो स्टेटमेंट ऑफ LRS आपका. इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ ट्रेड क्रेडिट, बायर्स क्रेडिट एंड सप्लायर्स क्रेडिट, अगेन इट इज मंथली बेसिस. ठीक है, FEMIS डेली डेटा ऑन फॉरेक्स डीलिंग रूम ऑपरेशंस,
ECB, external commercial borrowing, reporting of actual transaction of ECB under Foreign Exchange Management Act 1999. So this is the one. ठीक है. So the data is to be submitted to RBI in the form of written statement. ठीक है. तो ये कई बार वो आपको इनकी पूछ लेता कि इनकी रिपोर्टिंग आरबीआई के पास कितने कितने टाइम में होती है अदर्स, तो इनको थोड़ा सा आप लोगों को याद करना है, मतलब रेक्टिफिकेशन पे मत जाइएगा. एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में जब आप रिपीट करेंगे और आई कंपाइल द एंटायर मॉड्यूल PDF आपका, तो आपके साथ शेयर कर दूंगा जिसमें ये भी आपके पास रहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन वी हैव फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया. इट वर्क लाइक और इट एक्ट लाइक IBA. जैसे हमारे लिए आपका इंडियन बैंक एसोसिएशन काम करता है, वैसे ही ये भी आपका यहाँ पे काम करता है. जितने भी फॉरेक्स से रिलेटेड आपका, जैसे आरबीआई के द्वारा किसी बैंक को एज ए ऑथराइज डीलर्स लाइसेंस दिया गया, वो कैटेगरी 1, 2, 3 FFMCs, तो दे ऑटोमेटिकली बिकम मेंबर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया. तो इनको जो डीलर्स उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनके लिए नई नई अवेयरनेस चीज़ें आपका जितने भी फॉरेक्स मार्केट में होती हैं उनको लेके आना. ट्रेनिंग के अलावा अगर हम लोग बात करें, अगर किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस. एंड इवन जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं लाइक डीलर्स एंड अदर्स ट्रेडर्स, उनके कंसर्न को आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाने का काम करता है कौन? फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया. 1958 जब इसको बनाया गया था. So it's a non-profit body established in 1958 by RBI. All public sector bank, private sector bank, foreign bank and corporate banks are its members. ठीक है. So those who are eligible to do a forex transaction, they are member of Foreign Exchange Dealers Association of India. Major function, forming uniform rules for all the participants, providing training to bankers, and providing guidance and information from time to time basis. So these are some core functions which are generally performed by the Foreign Exchange Dealers Association of India. ठीक है. तो आपके बुक के हिसाब से थोड़ा देख लेते हैं. सो जिसमें आपका इशूइंग गाइडलाइंस एंड रूल फॉर फॉरेक्स बिजनेस, ट्रेनिंग ऑफ बैंक पर्सनल इन एरिया ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस, accreditation of forex brokers, advising, assisting members bank in settling issues, matters in their dealings, representing members bank on government or RBI or other bodies, announcement of certain periodical rate to member bank. जैसे अभी ये चेंज हो गया वैसे, ठीक है. हाँ, यहाँ पे मेंशन भी आएगा. यस. So foreign exchange revaluation rate, some of the rate periodically by FDI are now advised by the Financial Benchmark India Limited, FIBL. जैसे आपका ARR या swap rate for FCNR and others, ये सारी चीजें. ठीक है. पहले ये भी आपका FDI के द्वारा ही कहीं ना कहीं रिलीज किए जाते थे. ठीक है. So these are some core functions of Foreign Exchange Dealers Association of India. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन, आई विल मार्क हाईलाइट हियर. सो ये आपको हेल्प करेगा आने वाले एग्जामिनेशंस के अंदर. दे विल आस्क यू कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर फंक्शन व्हिच इज परफॉर्म बाय FADI. ठीक है. तो आपको ध्यान रखना होगा इनको थोड़ा सा. सो इंपॉर्टेंट रूल्स अगर हम लोग बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लिए. So with regard to export transaction, forex liability must crystallize into Indian rupee on 30 day after expiry of national transit period. In case of side bill on 30th day national due date in the case of Usain's bill. ठीक है. So आपका अगर हम लोग बात करें both the cases आपका 30 डेज का टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है, वो आपका साइड बिल हो. साइड बिल मींस डिमांड बिल आपका. ठीक है. दूसरा आपका उसेंस बिल हो. ठीक है. सो ऑन 30th डे आफ्टर नेशनल ड्यू डेट इन केस ऑफ उसेंस बिल, और यहाँ पे आपका 30th डे आफ्टर एक्सपायरी ऑफ नेशनल ट्रांसिट पीरियड इन केस ऑफ साइड बिल. ठीक है. The rule has since been relaxed. Bank can frame its own rule for these numbers of days for crystallization. तो यहाँ पे बैंकों को या जो ऑथराइज डीलर्स हैं उनको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिया गया. सो दे कैन ऑल्सो लाइक समटाइम लाइक दिस इज द कोर गाइडलाइंस 30 डेज के अंदर आप करें. ठीक है. तो अगर आप चाहते हैं कम पे या थोड़ा सा इंक्रीज करना, सो दैट इज अगेन इन द हैंड ऑफ बैंक इटसेल्फ. ठीक है. कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट is applied applied up to
notional due date और up to value date of realization of export dues, ठीक है, जो export dues आपके होंगे, सो वहाँ पे आपका जो एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा दैट इज आपका इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन की बात करें, रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल वेदर अंडर एलसी और अदरवाइज, bank will selling rate on date of retirement or the forward rate will be applied. DP bills side, demand bill side are retire after crystallization on the 10th day after receipt. DA bills are retire crystallization on the आपका ड्यू डेट, ठीक है. सो इसके अलावा the foreign currency bill under LC is not retire on receipt shall be crystallized into a rupee liability on 10th day after the date of receipt of documents at a telegraphic transfer selling rate आपका, ठीक है. सो ये कुछ मेजर आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गाइडलाइंस जो आपका यहाँ पे है, ठीक है. अगला आता है सबसे ज्यादा गाइडलाइंस आपके हैं फेमा की, ठीक है. सो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जितना भी फॉरेक्स से रिलेटेड एक्टिविटीज इंडिया में होती हैं, so they generally govern through this particular act and this act is governed by RBI, ठीक है. RBI के प्रीव्यू में आपका ये एक्ट भी आता है, ठीक है. So FEMA 1999 was enacted by the statute of the parliament and was brought into force with effective from 1st of July to 1st of June 2000, right. 1 जून 2000 से आपका ये लागू हुआ था. The act is applicable to all transaction in foreign exchange undertaking in India or by a person resident in India. Earlier, Foreign Exchange Regulation Act 1973, FERA 1973, regulated the area of foreign exchange, which had its origin from Defense of India Rule 1935 and later on FERA in 1947, ठीक है. तो ये आपका पहले FERA, देन इसको FEMA किया गया और उसका थोड़ा बैकग्राउंड, ठीक है. The foreign exchange regulation have come a long way. So 1935 that defense वाला thing, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 1935. देन आपका 1947, देन 1973, देन इवेंचुअली इट बिकम फेमा, जो आज की डेट में आपका इफेक्टिव. देयर हैज बीन अ कंसिडरेबल रिलैक्सेशन इन रेगुलेटरी प्रोविजंस रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस, ठीक है. तो आपका जैसे पहले थोड़ा सा जो गाइडलाइंस है देयर वर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड पार्ट, ठीक है. तो धीरे धीरे जैसे आपका इंटरेक्शंस आपका बढ़ने लग गया इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस का और डिमांड्स काफी बढ़ी, तो उन रूल्स को थोड़ा सा लिबरलाइज किया गया एंड विद दैट वी लाइक जिसमें आपका फेमा एक्ट को उसी तरीके से आपका मतलब फेरा को अमेंड करके आपका फेमा में लाएगा. The objective of FEMA is to facilitate external trade and payment and to promote the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India. While the objective of FERA was to conserve the foreign exchange resources of the country and to ensure proper utilization thereof in the interest of the economic development of the country. So देखो यहाँ पे ये आपका क्लियरली जो डिफरेंसेस फेरा वर्सेस फेमा आपका, ठीक है. तो यहाँ पे आज जैसे nowadays everyone like individual organization they have global aspirations, ठीक है. So with this the scope of this particular market becoming day by day wider and wider, right. So हर दिन इसका आपका मार्केट काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो फॉर दैट वन वी नीड सम ईज ऑफ नॉर्म्स ऑल्सो. तो पहले जो थे आपका रिस्ट्रिक्शन वो इकोनॉमिक व्यू पॉइंट्स पे थे, जैसे जो हमारे रिजर्व्स हैं लाइक गोल्ड एंड अदर्स उनको प्रोटेक्ट करना, उनको मेंटेन करना. सो नाउ अब जैसे ट्रेड आपका काफी ज्यादा बढ़ने लग गया या अदर इंटरेक्शंस बढ़ने लगे, तो इनका आपका कहीं ना कहीं रोल यहाँ पे निकल के आ रही है. सो प्रोहिबिशंस आपका क्या क्या है ये हमने पढ़े भी हैं पहले, आई होप आप सबको याद होगा. शेड्यूल 1 रेमिटेंसेस विच आर प्रोहिबिटेड, जैसे रेमिटेंसेस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग, remittances of income from racing, ridings, or any other hobby, remittances for purchase of lottery ticket, banned or proscribed magazines, football, pools, sweepstake, and etc. Payment of commission on export made toward equity investment in joint ventures or wholly owned subsidiaries abroad by Indian companies. Remittances of dividend by any company to which the requirement of dividend balancing is applicable. Payment of commission on export under rupee state credit route, except commission up to 10% of invoice value
value of export of tea and tobaccos, payment related to callback services of telephones, remittances of interest income on funds held in non-resident rupee special rupee SNRR account scheme. ठीक है, so these are some prohibited areas through which individuals or others they cannot remit money abroad as per FEMA. ठीक है, इसके अलावा जो अदर एरियाज हैं, देयर आर सम एरियाज वेयर वी नीड टू टेक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जिसमें अगर हम लोग बात करते हैं जैसे पर्पस, देखो रेमिटेंसेस व्हिच रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट शेड्यूल 2, ये हमने एलआरएस के अंदर भी पढ़े थे। अगर आप लोगों को याद होगा तो जब हमने लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम पढ़ा था तो वहां पे 3 शेड्यूल, शेड्यूल 1 प्रोहिबिशंस, शेड्यूल 2 आपका जिसमें सेम चीज, शेड्यूल 3 जो आपका अप्रूव एरियाज, ठीक है, परमिसिबल एरियाज आपका। ठीक है, सो जैसे कल्चरल टूर आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसके अलावा एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, remittance of freight vessels chartered by PSUs, Ministry of Surface Transport, payment of import through ocean transport, Ministry of Surface Transport, multimodal transport operators making remittances to their agent abroad, so registration certificate from Director General of Shipping, ये उसमें नहीं था। ठीक है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स को कवर करा था, ये सारे थे, पांचवा पॉइंट उसमें नहीं था। ठीक है, छठा भी था रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर्स, टीवी चैनल्स, आईएसपीस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, रेमिटेंस टू कंटेनर्स डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग the rate prescribed by the Director General of Shipping, so Ministry of Surface Transport, ये भी उसमें नहीं था, जो नया है उसको मैं टिक कर देता हूँ। ठीक है, अदर्स आपका सारे उसके अंदर आपका ऑलरेडी इंक्लूडेड थे। ओमिटेड आपका, ओमिटेड वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस वन। ठीक है, अच्छा 8 आपका जो अभी हटा दिया। ठीक है, 9th इज रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी, दिस वाज था 1 लाख से ज्यादा आपका यहाँ पे होगा, यस हाँ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देन 11 इज रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब्स, सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये भी उसमें आपका नहीं था। ठीक है, इसमें से मोस्ट ऑफ आपका जो एलआरएस से संबंधित थे, इंडिविजुअल से संबंधित, वो हमने वहां पे भी पढ़े थे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 नए पॉइंटर्स आपका जो इसमें ऐड हुए। ठीक है, सो अगर अगला जो हमारे पास है दैट इज एडीआर, जीडीआर एंड आईडीआर। हालांकि ये इतना डिटेल में आपके यूनिट में है नहीं, क्योंकि ये आपको आने वाले समय में जब ट्रेजरी प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे, बट मैं इसको आपको काफी डिटेल में कराने वाला हूँ, रीजन कि आप वहां के लिए प्रिपेयर हो। देखो क्या होता है ना, मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ अगर ये आपने अच्छे से पढ़ लिया आपका 60% प्रिपरेशन डन है। ठीक है, क्योंकि वहां पे ये चीजें आपको रिपीट होते हुए देखने के लिए मिलेंगी। दूसरा, इनिशियली थोड़ा मोटिवेशन हाई रहता है सबका। ठीक है, तो इनिशियली जितना जल्दी पढ़ लेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ लेंगे उतना बेहतर है, धीरे धीरे आप थोड़ा सा लो हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज जनरल टेंडेंसी जो मैंने फील किया है पिछले 4-5 सालों में आप लोगों के साथ। सो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट, एडीआरस, जीडीआरस एंड आईडीआरस, ये 3 ऐसे एरियाज हैं। सो ADR and GDR is generally in foreign currency, mostly in dollar and euro, okay, and IDR is rupee। ठीक है, अब देखो ये किसके लिए होते हैं जनरली, जैसे कोई लेट्स से देयर इज अ इंडियन कंपनी कॉल्ड इन्फोसिस, इन्फी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सो इन्फोसिस जो कि आपका एनवाईएसई के अंदर लिस्टेड है। ठीक है, अभी नेस्डेक के अंदर शिफ्ट किया गया था इसको 2 साल पहले। ठीक है, तो अगर आपका कोई इंडियन कंपनी के स्टॉक परचेज करना चाहता है इन यूएस, सो वहां के जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं दे विल फैसिलिटेट देम, ठीक है, टू बाय द जीडीआर ऑफ और आईडीआर सॉरी एडीआर ऑफ इन्फोसिस और एनी अदर कंपनी। ठीक है, ADR is limited to American market, GDR it is global market। अगर वो कंपनी आपका GDR में है, उसकी GDR आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो दुनिया भर के अंदर मल्टी कंट्रीज से उस कंपनी के शेयर्स को वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सो आपका लुक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज जहां पे सबसे ज्यादा ये फेमस होते हैं। ठीक है, आईडीआर इज सिमिलर, जैसे कल की डेट में गूगल जिसको इंडियन मार्केट में अपने आप को लिस्ट करना है। ठीक है, सो दे विल कम अप विद इंडियन डिपॉजिटरीज एंड उनके साथ वो अपने आईडीआर इश्यू करेंगे। ठीक है, सो आईडीआर इज काइंड ऑफ, मतलब इनकी जैसे शेयर की वैल्यू होती है वैसे ही इनका भी आपका वैल्यू होता है। दे आर जनरली परचेज बाय, एक्चुअली दे आर परचेज बाय द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एंड दे सेल इट टू द कस्टमर्स। ठीक है, अगर जैसे कोई एडीआर जीडीआर आपका लिक्विडेट किया जाता है तो कंपनी के पास राइट होता है वो उतने की और आने वाले समय में इश्यू कर सकता है आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम द रेगुलेटरीज। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। So American depository receipt are receipt or certificate issued by US bank
रिप्रेजेंटिंग स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ नॉन यूएस कंपनी, ठीक है, जैसे हमने इन्फोसिस का एग्जांपल दिया, एंड इट इज इशूड बाय यूएस बैंक, दे वर्क एज अ डिपॉजिटर्स, ठीक है, डिपॉजिटरी आपका. These are issued in capital market of USA. These represent securities of companies other than US. These securities are traded in US market. The US bank is depository in this case. जैसे यहाँ पे clearly mention भी है. ADR is the evidence of ownership of the underlying shares. ठीक है, मतलब जैसे हम लोग इक्विटी शेयर परचेज करते हैं फॉर, अगर जैसे अमेरिकन मार्केट में जिनके पास इन्फोसिस की हैं, दे आर जनरली नोन एज एडीआर ऑफ इन्फोसिस, राइट. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, दो तरीके के आप एडीआरस होते हैं, एक अनस्पॉन्सर्ड, दूसरा स्पॉन्सर्ड, ठीक है. इट इज द अरेंजमेंट इनिशिएटेड बाय यूएस ब्रोकर्स. यूएस डिपॉजिटरी बैंक क्रिएट सच एडीआरस. The depository has to register ADR with the Securities Exchange Commission, ठीक है, तो आपका unsecured ADRs होंगे. Secured आपका इशूइंग कंपनी इनिशिएट द प्रोसेस, मतलब जैसे इन्फोसिस खुद से वहां पे प्रोसेस इशू करेगी. इन दिस केस आपका जो यूएस के ब्रोकर्स हैं, दे विल इशू, ठीक है. इट प्रमोट द कंपनीज एडीआरस इन यूएसए. इट चोज अ सिंगल डिपॉजिटरी बैंक, वहां पे यूएस के अंदर कोई भी रजिस्ट्रेशन विद एसईसी which is Security Exchange Commission, जैसे यहाँ पे सेबी है. आपका is not compulsory, however unregistered ADRs are not listed in US exchanges, ठीक है, तो वहाँ के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं NYSE, NASDAQ या अदर्स, उसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे. मोस्टली यू विल सी इट इज अनस्पॉन्सर्ड ADRs, they are generally part of market, ठीक है. So global depository receipt, दूसरा आपका GDR is a dollar dominated instruments. अगेन सेम आपका जैसे एडीआर है वैसे, बट इट इज इन मल्टी कंट्रीज, ठीक है. ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ यूरोप, लुक्समबर्ग के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं यूरोप से जो है. रिप्रेजेंट शेयर ऑफ अदर कंट्रीज. Depository bank in Europe acquire these shares and issue a receipt to investors. GDR do not carry voting rights. Dividend is provided in local currency and there is no exchange risk for issuing company in this particular one. Exchange risk will be borne by the investor itself, right? Issuing company collect proceed in foreign currency which can be used locally for meeting foreign exchange requirement of the importer as well. जैसे आपका इन्फोसिस का कोई ऑफिस है वहां पे, तो वहां के एक्सपेंसेस के लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकता है कन्वर्जन किए बिना, ठीक है. अगर नहीं है तो दे कैन कन्वर्ट इट इनटू आईएनआर, ठीक है. GDR are normally listed in Luxembourg exchange and traded in OTC, over the counter market in London and private placement in USAs. It can be converted into underlying share also, ठीक है, तो उनको they can be converted into equity shares of that particular company. IDR, अब ऐसी जैसे ADR था यूएस के लिए, वैसे IDR इंडिया के लिए, ठीक है. So IDR are traded in local exchange and represent security of overseas companies. CDF is required to be submitted by the person on which arrival to okay, so sorry. So IDR आपका इतना ही था, just I missed this one. अब अगला जो हमारे पास है, एक अगर important guidelines, यहाँ पे ये अमाउंट बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है. सो करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है, लेट्स से आप कहीं बाहर गए और किसी दूसरी कंट्री में वापस आ रहे हैं, तो आपके पास कुछ फॉरेन करेंसी बच जाती है, तो उस किस कंडीशन में आपको फॉरेन करेंसी के ऊपर सीडीएफ फिल करने की जरूरत होगी? जब आप एयरपोर्ट पे लैंड होंगे, ठीक है, आपका जब जैसे इमिग्रेशन आपका जहाँ पे होता है, ठीक है, सो यू हैव टू फिल अ फॉर्म, ठीक है. इंडिया में जब आप आएंगे तो इंडिया के उसमें आपको एक फॉर्म फिल करना होगा अगर आपके पास $10,000 या उससे ज्यादा का अमाउंट्स बचा है, ठीक है, और विच इज $10,000 और इट्स इक्विवेलेंट, ठीक है. So CDF is required to be submitted by person on his arrival to India at airport to the custom authorities in the following cases. If aggregate of foreign exchange including foreign currency, TCs, आपका traveler's check, हाँ, TC means traveler check, exceeding rupees worth 10,000 US dollar or its equivalents. If aggregate value of currency cash portion exceed 5,000 US डॉलर और इक्विवेलेंट्स, तो ये दो कंडीशंस आपके होते हैं, ठीक है. तो पहला आपका कि फॉरेन करेंसी 10, दूसरा आपका करेंसी नोट आपका, ठीक है, 5,000 US डॉलर और इक्विवेलेंट से ज्यादा है, सो यू हैव टू फिल दिस पर्टिकुलर वन, राइट. अब अगला जो पार्ट है
this that is based on your ODI, बहुत important है, overseas direct investments, and I have okay चलो 10 मिनट में I'll try to summarize this one, ठीक है, बहुत सारे डायरेक्शन ओवर, दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ FDI, ठीक है, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपने समझा, तो जो फॉरेनर्स हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्टिव कैपेसिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे ही इंडियन इन्वेस्टर्स जब आउटसाइड कंट्री आपका इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम लोग ODI के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लगता है आपका फॉर्म ODI, ठीक है, आप जैसे किसी ऑथराइज डीलर के थ्रू किसी दूसरी कंट्री में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, वो जॉइंट वेंचर्स हो या होली ओन सब्सिडरीज हो, ठीक है, उस केस में सो यू हैव टू फिल अ फॉर्म विच इज नोन एज फॉर्म ODI, ठीक है, विद ऑथराइज डीलर्स बैंक। तो इस तरीके से इसका जर्नी, ठीक है। सो यहाँ पे ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूट आपका पहला ऑटोमेटिक रूट, जहां पे आपको फर्दर प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी फ्रॉम RBI, ठीक है, सो इट इज ऑलरेडी पास्ड। अप्रूवल रूट, प्रायर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज, देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पे आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जैसे रियल एस्टेट, TDRs इन अदर्स, ठीक है। तो जैसे आपका रियल एस्टेट है, बैंकिंग बिजनेसेस हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं linked to INR without prior approval from RBI. So these are some areas. ठीक है? So overseas direct investment. The government has reduced the restrictions on Indian companies investing abroad or overseas by removing the cap on raising funds through the pledge of shares or local asset or and foreign asset in order to increase international investment. Uh, Overseas direct investment is an investment made outside India in joint ventures or wholly owned subsidiaries, either under automatic route or approval route। जैसे कोई कंपनी है जैसे रिलायंस है, उसको अपनी एक होल्डी ऑन सब्सिडरी यूएस में स्टेब्लिश करनी है, ठीक है, तो अगर इफ इट इज पार्ट ऑफ ऑटोमेटिक रूट जहां पे अलाउड एरिया है आप कर सकते हैं, या RBI का अप्रूवल या कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ठीक है, तो वो या फिर किसी दूसरे कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर्स में आपका जा रहे हैं वहां पे, तो जहां पे जो फंड फ्लो है दैट इज फ्रॉम इंडिया टू आपका आउटसाइड कंट्री, ठीक है। FDI में क्या होता है, आउटसाइड टू इंडिया, यहाँ पे उसका अपोजिट, ठीक है। So the investment is made by a contribution to capital, subscription of memorandum of foreign company, acquisition of existing shares of the foreign company by market purchase, private placement और stock exchanges, ठीक है। तो इन पर्पजेस के लिए अभी आपका इसका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। इंडियन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट मेड बाय रेजिडेंट इंडियंस इन एंटिटीज अब्रॉड कम अंडर द terminology of ODI, overseas direct investment. FERA 1973, which had its main aim to conserve foreign exchange. India moved to FEMA 1999, which had as its objective to facilitate external trade and payments and the main orderly growth of the exchange market. Section 6, subsection 3 of FEMA Act also authorize RBI to regulate the transfer or issue of any foreign security by a person resident in India and the classes of permissible capital account transactions and limit up to which exchange is admissible, okay, in consultation with government of India। तो फेरा में क्या था, यहां से भी आप डिफरेंस समझ सकते हैं। फेरा वॉज टोटली इन फेवर कि हमें अपने फॉरेन रिजर्व को बचा करके रखना है और बढ़ाना है, ठीक है, और अगर पैसा यहाँ से बाहर जाएगा सो दैट मीन्स आपका वी हैव टू परचेज डॉलर और अदर करेंसीज, ठीक है, तो वहां पे ये चीजें नहीं होती थी। जब फेमा आया तो उसमें ये चीजें अमेंड की गई, हाँ, कि अगर इंडियन इन्वेस्टर आउटसाइड करना चाहते हैं सो देयर शुड बी अ प्रॉपर फैसिलिटीज फॉर देम आल्सो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 ऑफ फेमा एक्ट 1999, जहां पे आपका जो परमिसेबल एरियाज या अदर्स हैं उनको आपका ओपन किया गया, ठीक है। सो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, सो जनरल परमिशन आपका in term of regulation 4 of the notification, general permission has been granted to person resident in India to purchase or acquisition of following, जैसे out of funds held in RFC accounts, resident foreign currency account, as bonus shares on existing holding of foreign currency shares. General permission is also available to sell the shares, so purchase shares, so purchase or acquired, ठीक है। प्रोहिबिशंस आपका अप्रूवल इन प्रोहिबिशन, सेक्शन 6 ऑफ द
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, तो जहाँ पे क्लियरली आपका मेंशन था, ठीक है, जैसे आप सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 also authorize RBI to regulate the transfer or issue of any foreign security by a person resident in India and classes of permissible or non-permissible areas, ठीक है. So power the RBI to specify the in consultation with government of India the classes of permissible capital account transaction and limit up to which foreign exchange is admissible for such transaction. 6.3 Aforesight Act provide power to RBI to prohibit, restrict, or regulate various transactions refer to the subclause of the subsection. ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्लियरली आपका है 6 और 6 आपका subsection 3 दोनों का ही क्लियर बाइफर्केशन. Prohibition: Indian parties are prohibited from making investment in foreign entity engaged in real estate business and transferable development rights TDRs, but does not include development of township, construction of residential and commercial premises, road or bridge, और बैंकिंग बिजनेसेस विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई. तो ये जो प्रोहिबिटेड एरियाज थे अभी हमने फेमा एक्ट के अंदर देखे थे, तो सेम चीजें आपका जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, ठीक है. सो ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट, ठीक है. सो ऑटोमेटिक रूट आपका जहाँ पे पहले से गाइडलाइंस है, वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. एंड सेकेंड वन इज अप्रूवल रूट, जहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा अगर हम लोग बात करते हैं अप्रूवल रूट की, तो जहां पे यू हैव टू टेक प्रायर अप्रूवल, ठीक है. सो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सीलिंग लिमिट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, द सीलिंग लिमिट इज 400% ऑफ नेटवर्थ will be applicable where the investment is made out of balances held in exchange for exchange under foreign currency account, ठीक है, of Indian party or out of the funds raised through ADR and GDR. The Indian party should approach the authorized dealers category 1, ठीक है, आपका जैसे रूट क्या होगा authorized dealer category 1 and they have to fill of application form which is known as form ODI जिसको हम लोग आपका बोलते हैं, ठीक है, NX1 and prescribe enclosures and document for effecting remittances toward such investment, जहां पे पर्पस कोड आपका आएगा, ठीक है. सो परमिसिबल सोर्सेज इट कैन बी EEFC एक्सचेंज अंडर फॉरेन करेंसी अकाउंट बैलेंस, ठीक है, यहां से कर सकता है. दूसरा ADR GDR के प्रोसीड से वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है. शेयर स्वैप के थ्रू किया जा सकता है. रूपी रिसोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है. ECB प्रोसीड हो सकता है और कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स अदर देन ड्यूज आपका, ठीक है. ये सारे सोर्सेज जो जिनके थ्रू आपका कंपनीज दे कैन डू ओडीआई इन्वेस्टमेंट, ठीक है. तो यहाँ पे भी अगेन बहुत सारे हाइलाइट्स आपको मिलेंगे जैसे फॉर्म ओडीआई, ठीक है. सो फॉर्म ओडीआई का सीक्वेंस कैसे होगा कि लाइक बैंक दे हैव टू और एंटिटीज दोज हु आर प्लानिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर्स और होली ओन सब्सिडरीज, so they have to approach authorized dealers category 1 bank, then they have to fill a form which is known as form ODI which contain these particular details. So form ODI is a single introduction introduced by RBI for overseas investment in joint venture and wholly owned subsidiaries by Indian entities. The new form has three parts. Part 1, application of allotment of unique identification number, एक UIN number की जरूरत होगी यहाँ पे, and reporting of remittances transactions containing other detail, जिसमें आपका सेक्शन ए डिटेल ऑफ इंडियन पार्टी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, सेक्शन बी कैपिटल स्ट्रक्चर एंड अदर डिटेल ऑफ जॉइंट वेंचर्स, मतलब इक्विटी के थ्रू है या डेट के थ्रू है कैपिटल स्ट्रक्चर. सी इज द डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शंस रेमिटेंसेस फाइनेंशियल कमिटमेंट ऑफ आईपी एंड आरआई. आईपी आपका इंडियन पार्टी एंड आरआई इज your resident individual. Section D, declaration by IP and RI. Section E आपका certificate by the statutory auditors of IP और self certificate by the RI, ठीक है. RBI on receipt of ODI ODI form AD allot such allot for each of the joint ventures और wholly owned subsidiary और unique identifications, ठीक है, unique identification number UIN जिसको हम लोग बोलते हैं. Part B, sorry, the UIN is required to be quoted in all future correspondent by the authorized dealers and the Indian party. Additionally, additional investment in exchange overseas concern will allow only after RBI allotments of the UIN. तो UIN आपका जैसे हमने पढ़ा था ना
इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपका हमने इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड आपका समझ याद है आपको, ठीक है। वैसे ही जैसे इंडिविजुअल रेमिटेंसेस में पेन, वैसे ही अगर कोई एंटिटी आपका आउटसाइड इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रही है जॉइंट वेंचर्स या होली ओन सब्सिडरीज में, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू फिल अ फॉर्म, दैट इज फॉर्म ओडीआई, जो 3 पार्ट में होगा। पहला पार्ट आपका एनेक्चर जिसमें आपका पूरा डिटेल्स, ठीक है वो, और उसके बाद दे विल अचीव यूआईएन नंबर फ्रॉम आरबीआई, ठीक है। पार्ट इज सेकंड पार्ट, तो यहाँ पे सारा इन्वेस्टमेंट इन अदर्स। पार्ट 2 एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। पार्ट 3 इज रिपोर्ट ऑन डिसइन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ, जैसे कल के डेट में बंद करते हैं, क्लोजर है, वॉलंटरी लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, मर्जर्स, एमलगमेशंस, ये सारे एरियाज आपका जो इसमें रहेंगे, ठीक है। तो 3 फेजेस के अंदर आपको ये डॉक्यूमेंटेशन जो आपका देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। आई शेयर दिस पर्टिकुलर पीडीएफ विद ऑल ऑफ यू, ठीक है, जहां पे आप जिसको देख सकते हैं। एक्सचेंज अंडर फॉरेन करेंसी अकाउंट, आरएफसी आपका जो आईएफएससी के साथ भी ओपन होता है, ठीक है, इंडियंस के द्वारा जो ओपन किया जाता है फॉरेन करेंसी के अंदर। इसके अलावा रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट, आरएफएससी या डी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें डॉलर डायमंड अकाउंट्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये जनरली किसके लिए है, जो डॉलर एक्सपोर्टर्स आपके हैं, ठीक है। सॉरी, आपका जो डायमंड एक्सपोर्टर्स हैं विद गुड ट्रैक रिकॉर्ड्स, तो आपका द फैसिलिटी ऑफ ओपनिंग डायमंड डॉलर अकाउंट हैज बीन ग्रांटेड टू डायमंड डॉलर्स as the product they export import in raw forms and from abroad. The importers through diamonds and export polished diamonds to various countries. देखो ये क्या होता है ना, जनरली डायमंड का बिजनेस देखते होंगे, रॉ डायमंड्स आता है, उसको यहाँ पे इंडिया में पॉलिश किया जाता है, आपका जो ज्वेलरीज के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, देन उसको एक्सपोर्ट किया जाता है अदर कंट्रीज में। तो इनके ट्रांजेक्शन बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के। तो इनके लिए जो अच्छे आपके एक्सपोर्टर्स हैं डायमंड डॉलर के, और जिनका मतलब नेटवर्क या पास 2-3 ईयर्स में काफी अच्छा रहा है, तो उनके लिए स्पेशल अकाउंट दैट इज नोन एज डायमंड डॉलर अकाउंट, ठीक है। एक्सपोर्टर इंपोर्टर डीलिंग इन रफ एंड पॉलिश डायमंड्स और डायमंड स्टडेड ज्वेलरी हैविंग अ transaction record at last in 2 years and average export turnover is 3 crores can create a diamond dollar accounts। ये 2.2 साल से आपका बिजनेस में 3 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजेक्शन है, टर्नओवर है। Account with an authorized dealer to conduct foreign exchange transaction. An exporter can keep up to 5 diamond dollar accounts, ठीक है, तो 5 अलग अलग करेंसीज में भी उसको मेंटेन कर सकते हैं। As such, since the diamond dollar export usually need to remit large part of their realizations of export proceed for payment of bill, so they can park their currency funds in diamond dollar accounts and remit funds to retire their import bills विदाउट इनकरिंग एनी एक्सचेंज रिस्क ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका, सो दिस इज इट गाइस। तो ये आपका रोल ऑफ एग्जिम, फेमा, आरबीआई, ये सारी चीजें जिनको आज हमने यहाँ पे पढ़ा काफी डिटेल में। आई होप सबको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट्स में आपका लिख के बताएं, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग अपने 9 यूनिट्स आपका कंप्लीट कर चुके हैं। मॉड्यूल ई का आखिरी यूनिट है आपका टेक्नोलॉजी, बहुत छोटा सा यूनिट है, ज्यादा टेंशन वाला नहीं है, ठीक है। तो रेगुलर बेसिस पे चीज़ों को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप अपने डाउट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आपका जो है वो है JIB प्रेप ऑफिशियल, अगर आप उसको सर्च करेंगे वैसे भी मिल जाएगा, और मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, देखो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी सारी क्वेरीज क्वेश्चंस मेरे को वहाँ पे मेरे को ही नहीं, वहाँ पे दिशा मैम भी आपको मिलेंगे, अदर मेंटर्स भी मिलेंगे, तो आप अपनी जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरीज हैं वो वहाँ पे आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।